सीढ़ियों के नीचे, भाग दो। दरवाजे के पीछे जो था, बंगले में सन्नाटा अब सामान्य नहीं था। वो खामोशी नहीं, एक किस्म की निगरानी थी। एक ऐसा जैसे दीवारों में आंखें हों, जैसे फर्श पर चलने वाले कदमों को कोई गिन रहा हो, जैसे उस छोटे लकड़ी के दरवाजे के अंदर कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो, इंतजार कर रहा हो और अब उठने को तैयार हो। मेघा पिछले 3 दिन से ठीक से सो नहीं पाई थी। उसके कमरे में हर रात लगभग उसी समय 2:47 पर कोई ना कोई हलचल होती। कभी दरवाजे पर दस्तक, कभी छत से गिरती धूल, कभी दीवार पर अचानक खरोंच के निशान। वो अब जान चुकी थी कि यह बंगला अकेला नहीं है। उस रात डायरी में आर्या की लिखावट पढ़ने के बाद मेघा की आंखें नम हो गई थीं। उस बच्ची ने डर के बीच कैसे जिया होगा, यह सोचकर ही उसकी रूह कांप गई थी। लेकिन उसे एक बात साफ समझ आ चुकी थी, इस बंगले में कुछ हुआ था। कोई कहानी दबी हुई है जो अब जागने लगी है। उसने तय किया कि वो उस दरवाजे के पीछे झांकेगी, अब और नहीं भागेगी। वो लेखिका थी और लेखक का काम होता है सच को सामने लाना, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना हो। अगली सुबह वही पास के गांव गई, जहां का नाम था भूरी खेड़ा। वहीं की एक चाय की दुकान पर बैठे एक बूढ़े आदमी से बात करने पर कुछ ऐसा पता चला जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आर्या, उस बूढ़े ने नाम सुनते ही सिगरेट का कश छोड़ा और सीधा मेघा की आंखों में देखा। बिटिया, तुम किसके कहने पर वहां गई थी? किसी के कहने पर नहीं, मैंने खुद चुना। गलती की है, बहुत बड़ी गलती। उसने जो बताया वो दिल दहलाने वाला था। साल 2006 में इसी बंगले में एक जोड़ा रहता था, विशाल और रश्मि, और उनकी 9 साल की बेटी आर्या। पढ़ा लिखा, सभ्य, शांत परिवार। लेकिन कुछ ही महीनों में सब बदल गया। मोहल्ले वालों के अनुसार रश्मि अजीब हरकतें करने लगी थी। दिन में घर के बाहर बैठकर हवा से बातें करती, रात में चीखती। और आर्या, वो अचानक गुमसुम रहने लगी थी। एक रात अचानक पूरे परिवार के चीखने की आवाजें आईं, लेकिन जब लोग पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। अंदर विशाल और रश्मि की लाशें मिलीं, बुरी हालत में। और आर्या गायब थी। 2 दिन बाद उसकी लाश भी मिली, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी आंखें नहीं थीं और वो उसी सीढ़ियों के नीचे के दरवाजे में बैठी मिली थी, जैसे किसी ने उसे वहां बैठाया हो या उसने खुद को वहां बंद कर लिया हो। कहानी सुनकर मेघा का दिल बैठ गया। क्या वो अब उसी आत्मा के साथ रह रही थी? लेकिन डर के साथ अब उसके भीतर एक और भावना जन्म ले चुकी थी, जिज्ञासा। और यह भावना लेखकों की सबसे खतरनाक ताकत होती है। वह रात को पूरी तैयारी से लौटी, हाथ में टॉर्च, कैमरा और एक पूजा का धागा जो उसे गांव की एक बूढ़ी औरत ने दिया था। इससे बंधे रहना, उसने कहा था, और कोई भी नाम लेकर पुकारना मत, कभी नहीं। मेघा रात 2:30 पर उठी और धीरे धीरे सीढ़ियों के नीचे पहुंची। वहां अब भी वही दरवाजा था, जंग लगा, बंद। लेकिन अब कुछ अलग था। वो हिल रहा था, जैसे अंदर से किसी ने उसे धकेला हो। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे का हैंडल घुमाया। कर दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा कमरा था, पूरी तरह अंधकारमय। दीवारों पर पुरानी नमी, फर्श पर गीली मिट्टी, और बीचों बीच रखी थी एक लकड़ी की छोटी कुर्सी, और उस पर बैठी थी एक गुड़िया। वही जो पहले भी दरवाजे के बाहर मिली थी। अब उसमें कुछ बदला था। उसकी दूसरी आंख भी गायब थी, लेकिन उससे भी डरावनी चीज थी। दीवार पर लाल रंग से लिखा एक वाक्य, अब तुम भी खेलोगी। अचानक पीछे से हवा का एक झोंका आया और मेघा का टॉर्च गिर गया। अंधेरे में उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। वह भागी, दौड़कर बाहर निकली, लेकिन दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। उस रात उसे बुखार हो गया, पूरे शरीर में कंपकंपी, उलझा हुआ सपना। और उस सपने में वो बच्ची बार बार कहती रही, मेरे साथ खेलो प्लीज, मैं अकेली हूं। अगले दिन मेघा ने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, होंठ सूख चुके थे और उसकी सांसें जैसे बहुत देर तक दौड़ने के बाद ली गई हों। लेकिन वो कुछ और देख रही थी। उसकी गर्दन के पास 3 नीले निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ने की कोशिश की हो। उसने फैसला किया कि अब ये खेल खत्म होना चाहिए। उसने पूरी जानकारी इकट्ठी की
पुराने अखबार, रिपोर्ट्स, गांव वालों की बातें। उसे पता चला कि आर्या की आत्मा को कई बार वहां से हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन हर बार जो पुजारी आता वो या तो बीमार पड़ जाता या गायब हो जाता। एक बार एक स्थानीय पुजारी ने कहा था, उस आत्मा को बस शांति नहीं चाहिए, उसे साथी चाहिए। अब उसे समझ आ चुका था कि आत्मा किसी को डराकर भगाना नहीं चाहती, वो किसी को रोक लेना चाहती है। कोई जो उसके साथ उस कमरे में हमेशा के लिए रह सके, उसका खिलौना बन सके। इस डर के बावजूद मेघा ने उस रात खुद को कमरे के अंदर बंद किया। उसने टॉर्च जलाई और दरवाजा अपने हाथों से बंद कर दिया। अंदर खूब अंधेरा। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होने लगीं। दीवार पर छायाएं बन रही थीं। हवा रुक गई थी और तभी एक कोना जो अब तक खाली था, वहां से एक हाथ बाहर निकला, पतला सफेद नाखून टूटे हुए। और फिर एक लड़की की परछाई जो झुकी हुई थी, मगर उसकी आंखें नहीं थीं। तुमने मुझे बुलाया, एक धीमी फुसफुसाती आवाज। तुम क्यों नहीं चली जाती? मेघा ने कांपते हुए पूछा। क्योंकि मैं भूली नहीं, और जब तक कोई मुझे याद नहीं करता मैं सो नहीं सकती। क्या तुम मुझसे कुछ चाहती हो? हाँ, उसने कहा, अपनी जगह। अचानक सब कुछ हिलने लगा। मेघा जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। आर्या की जिंदगी, उसका बचपन, माता पिता की लड़ाइयां, उसकी मां का मानसिक संतुलन खो बैठना, और अंत में आर्या का अकेलापन, उसका वह कमरा, उसका डर, और फिर उसकी मौत। मेघा की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी, उसने कहा, और उसी पल पूरा कमरा शांत हो गया। गुड़िया जमीन पर गिर गई। दीवार से लिखा हुआ वाक्य मिटने लगा और वो परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। मेघा बाहर निकली। दरवाजा अब बंद नहीं था। कमरे में अब बदबू नहीं थी। पहली बार उसे लगा बंगला सांस ले रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात को सोते समय मेघा के तकिए के नीचे एक कागज मिला, सफेद कागज जिसमें सिर्फ एक बात लिखी थी, अगर तुमने मुझे भूलने की कोशिश की तो मैं फिर से खेलूंगी। भाग 2 समाप्त। क्लिफहैंगर बरकरार है। क्या मेघा आत्मा को शांत कर पाई, या अब वो खुद उसकी जगह बन चुकी है? भाग 3 देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जहां आपको इस कहानी के सभी भाग मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।